हेलो बच्चों। पिछले वीडियो में मैंने आपको 5 क्वेश्चन मैथ्स के बताए थे और इससे आगे जो है क्वेश्चन नंबर 31 को देखिए। यहाँ पे लिखा हुआ है कि निम्न में से कौन सी रोमन संख्या 90 को प्रदर्शित करती है। तो बच्चों ये जो 90 लिखा हुआ 90 लिखा हुआ है ये अंतर्राष्ट्रीय अंक है, यानी इंटरनेशनल फॉर्म में है, गिनतियों को लिखने का, काउंटिंग नंबर्स को लिखने का। और एक होता है रोमन न्यूमेरियल्स में, यानी कि रोमन लिपि में अंकों को कैसे लिखा जाता है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि 90 को रोमन न्यूमेरियल में कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो बच्चों रोमन न्यूमेरियल में मैं पहले भी बता चुका हूँ कि रोमन संख्याओं को हम जो है कैसे लिखते हैं। तो एक बार और जो है मैं आपको ये 1 से लेकर 100 तक के जो नंबर्स हैं वो दिए हुए हैं, तो जल्दी जल्दी हम देख लेते हैं, एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि कैसे। ठीक है, यहाँ पर जो है ये अंतर्राष्ट्रीय अंक में 1 लिखा हुआ है और ये रोमन में लिखा हुआ है ना, कैपिटल आई की तरह। तो ये 1 का प्रतीक है। 2 को ऐसा लिखा जाता है, ये 2 जो खड़ी कॉलम है, 2 डंडे हैं, यानी 2 आई। 3 को ये लिखा हुआ है, 4 को ये लिखा हुआ है, 5 को ये लिखा हुआ है, 5 को वी शेप में है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा जो जहाँ पे इम्पोर्टेंट बात है कि जो वी है 5 है, 5 बड़ा होता है 4 से, तो हम 5 और उसकी बाईं तरफ 1 लिख देते हैं। तो जब हम बाईं तरफ लिख देते हैं, बड़ी संख्या की बाईं तरफ लिख देते हैं, तो 1 घट जाता है, यानी कि 4 को हम ऐसा लिखेंगे। देखिए 5 को हम 6 को लिखेंगे, जो 5 का सिंबल है और उसके दाएं ओर 1 जोड़ दिया, तो 5 और 1 6, तो 6 को हम ऐसे लिखेंगे। उसी तरह से जो 7 को लिखा हुआ है, फिर 8 को लिखा हुआ है, फिर 10 पे चलते हैं। 10 को ये एक्स का शेप दिया हुआ है। ठीक है, और इसके अगर बाईं ओर 1 लिख देते तो 1 कम हो गया, यानी ये 9 है। ठीक है, 10 हो गया, फिर 11 हो गया, तो 11 जो है 10 के बाईं ओर 1 और जोड़ दिया तो 11 हो गया। ये 12 लिखा हुआ, ये 13 लिखा हुआ, ये 14 लिखा हुआ है। ठीक है, 10 और 4 14, क्योंकि अगर आप दाएं ओर अगर छोटी संख्या हो तो वो जुड़ती है, और दाएं किसी भी बड़े नंबर के बाईं ओर लिखा है तो वो उतना घट जाती है, कम हो जाती है। तो ये 14 लिखा हुआ है, ये 15 लिखा हुआ है, ये 16 लिखा हुआ है। इसी तरह से ठीक है, 20 को कैसे लिखेंगे, तो 2x लिख दिया हमने। ठीक है, फिर 21 को कैसे लिखेंगे, 21 को, तो ये 20 हो गया, दाईं ओर 1 है तो ये जुड़ जाएगा 21। ठीक है, इसी तरह से 30 को कैसे लिखेंगे, है ना, 3x लिख दिए, 10 और 10 20 और 10 30। ठीक है, 30 के बाद देखिए, ठीक है, 39 तक तो ऐसे लिखा हुआ है। अब देखिए 40 को, देखो 40 को लिखने से पहले हम 50 को याद कर लेते हैं। 50 को हम L लिखते हैं। ठीक है, तो जैसे हमने यहाँ पर जो है एल लिखा, तो एल के जो है बाईं ओर जो है 10 लिख दिया, तो बाईं ओर जो है घट जाता है, यानी कि एल में से बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटेगी, तो जो है 50 में से 10 घटाएंगे तो 40 हो गया। ठीक है, ये आपने याद करने हैं। 40 के बाद जैसे 41 है, 42 है, 43 44 45, ये तो ईजी है। ठीक है, 50 है। अब 50 के बाद जो है 50 से पहले देखिए, 50 से पहले जो है 49 है, तो 49 को कैसे लिखा हुआ देखिए, यहाँ पर एल लिखा हुआ है और एल के बाईं ओर 10 है, यानी x है। तो ठीक है, तो l के बाईं ओर 10 है तो 10 घटा दो, 50 में से 10 गए 40। ठीक है, और 40 की दाईं ओर इधर देखिए, l के दाईं ओर 9 है, तो 40 में से 9 जोड़ना है, तो ये हो गया 49। ठीक है, ये 50 हो गया। उसी तरह से जो है 59 तक ऐसे ही लिखा रहेगा। 60 को देखिए आप, 60 जो है देखिए यहाँ पर एल एल जो है 50 को लिखते हैं, तो 50 की दाईं ओर है 10, तो जुड़ जाएगा, 50 और 10 60। इसी तरह से ये 69 तक ऐसे ही बढ़ता रहेगा। 70 को देखिए, 50 और 10 60 और 10 70। 70 को ऐसे लिखते हैं। ठीक है, 70 के बाद 79 तक इसी तरह से क्रम से आगे बढ़ता रहेगा, रूल से आगे बढ़ता रहेगा। ठीक है, अब 80 को देखिए, यहाँ पर 80 को देखिए कैसा लिखा हुआ है, ये 50 है एल और दाईं ओर लिखे तो दाईं ओर जुड़ जाएंगे, तो 50 और 10 60 और 10 70 और 10 80 हो गया। इसी तरह से ये जो है हमारा 90 तक जुड़ेगा। ठीक है, अब 90 तक जुड़ेगा। ठीक है, 89 तक तो सेम रहेगा। 89 के बाद बच्चों देखिए 100 को हम सी लिखते हैं। ठीक है, अब देखिए 90 को, देखिए यहाँ पर देखा हुआ सी लिखा हुआ है, सी है दाईं ओर, सी बड़ा होता है, सी 100 होता है। 100 में से बाईं ओर लिखा 10, तो 100 में से 10 गया 90। ठीक है, फिर ये 91, 90 और 1 91, फिर ये 90 है, एक्स तो सी 90 है, और ये 2 है तो 92 93 94 95 96 97 98 99। 99 को भी ध्यान से देखिए, देखिए पहले बड़ा अंक को देखिए, सी सी है 100 और दाईं ओर है एक्स, तो 100 में से
10 घटाएंगे 90 और दाईं ओर है 9, तो 90 और 9 99 और सी को 100। तो बच्चों इस तरह से जो है ये पहले भी मैं बता चुका हूँ, थोड़ा सा रिवीजन था कि भाई 1 से 100 तक न्यूमेरियल में कैसे लिखते हैं। थोड़ा मोटे मोटे रूल हैं कि देखिए जो फर्स्ट है एक को मैक्सिमम हम कितनी बार लिख सकते हैं। तो आपने देखा होगा एक को मैक्सिमम 3 बार से कहीं ज़्यादा ये डंडे नहीं आए हुए हैं। उसी तरह से एक्स को जो है 3 बार से लगातार एक्स को 3 बार से ज़्यादा नहीं लिखा जाता। आप देखिए 1 से 100 तक 3 बार एक्स से ज़्यादा नहीं है, ठीक है। एक्स कहीं पर जो है अगर 4 बार आता है तो वो लगातार नहीं होगा, ठीक है, लगातार उसकी गिनती नहीं होगी। जैसे 89 है, अब देखिए 89 में एक्स कितनी बार आया हुआ है, 1 2 3 4, लेकिन लगातार नहीं आया हुआ है। बीच में देखो यहाँ पे 1 का सिंबल है। ये छोटे मोटे रूल्स आपने याद रखने हैं, ठीक है। तो इस तरह से, और जो वी है, देखिए वी कहीं पर जो है 1 बार से ज़्यादा नहीं आया हुआ है, ठीक है। तो वी एल है, एल जो है जो यहाँ पर जो जितने भी एल एल आए हैं, एल किसका सिंबल है, 50 का, ठीक है। तो एल भी जो है हमारा जो है 1 बार से ज़्यादा नहीं आया हुआ है। तो ये जो है इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि हम छोटी क्लासों में इसको पढ़ चुके हैं, तो ज़्यादा इसमें कोई ख़ास नहीं है, ठीक है। अब हमारा जो क्वेश्चन है, ठीक है, हमारा जो क्वेश्चन है हमसे पूछा जा रहा है कि 90 को क्या लिखेंगे। अब देखिए 90 को, यहाँ पर देखिए 90 का वैसे तो अलग से कोई सिंबल नहीं है, तो पहले 100 को हम सी लिखते हैं। यहाँ पर देखिए 100 को हमने सीख ले लिया, ठीक है। और बाईं ओर एक्स, यानी एक्स सिंबल है 10 का, ठीक है। तो बाईं ओर जब लिखते हैं तो बड़ी संख्या में से घट जाता है, यानी 100 में से 10 गए 90, तो ये 90 का सिंबल हो गया, ठीक है। तो अब जो है आगे क्वेश्चन को देखते हैं। आपने जो है मोटे तौर पे क्या याद रखना है, ठीक है, ठीक है। ये नहीं सॉरी, ये 80 90 नहीं था, ये हमारा था 80, ठीक है। 80 को हम क्या लिखेंगे, ठीक है। तो 80 को हम देखिए 50 और दाईं ओर है 10 10 10 3 बार, ठीक है। तो 50 और 10 60 और 10 70 10 80, ठीक है। तो ये 80 को जो है रोमन न्यूमेरियल में ऐसे लिखेंगे हम, ठीक है। तो आपने मोटे तौर पे याद रखना है, देखो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ठीक है। पहले 5 लिखते हैं, ये 5 है और 5 में से 1 कम कर दिया बाईं ओर, तो ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ठीक है, ये 6 हो गया, ठीक है, ये 7 हो गया, ठीक है, ये हमारा 8 हो गया। पहले 10 लिखते हैं, तो 10 को हम एक्स लिखते हैं, ये 10 हो गया और 10 में से 1 घटा है, ये 9 हो गया, ठीक है। इस तरह से आप 10 तक तो पहले मेन हमारे हैं, 10 तक आपको आने चाहिए, ठीक है। उस प्रकार हम जो है 50 को हम क्या लिखते हैं, एल लिखते हैं, ठीक है। और 100 को हम जो है क्या लिखते हैं, सी लिखते हैं। यहाँ पर ये सी हो गया, ठीक है। तो 1 से 100 तक जो है ये याद करने के पॉइंट है, बाकी रूल पे आपने 1 से 100 तक की गिनती बना देनी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि संख्या इसको पढ़ते हैं, इकाई, दाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, ठीक है। 7,38,207 पूर्णतः विभाजित होगी, यानी ये संख्या, इस संख्या में पूरा किसका भाग चला जाता है। 4 उत्तर दिए हुए हैं, ठीक है। 4 6 7 8 9, 4 6 7 9, इनमें से किसका भाग इसमें पूरी बार चला जाता है। पूरी बार भाग देने का मतलब है कि शेष 0 आना चाहिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है विभाजिता के नियम पर है, रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी, ठीक है। तो बच्चों जो है हमने डिविजिबिलिटी का जो पढ़ाया था, मैंने पूरे इसके 3-4 वीडियो बना रखे हैं, 2 से लेकर और 11 तक के रूल्स उसमें हैं, ठीक है। तो इस सवाल को से पहले आप उस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं इन्हीं के बारे में बात करूँगा। देखिए 4 से कौन सी संख्याएं विभाजित हो जाती हैं, जिस संख्या का यूनिट पैलेस और टेंस पैलेस, यानी कि इकाई और दहाई के अंकों को मिलाकर अगर उसमें 4 का भाग चला जाता है तो वो संख्या पूर्णतः विभाजित हो जाती है। अब 4 से इस संख्या को चेक करने के लिए इसमें इकाई और दहाई पर 0 7 है, 0 7, यानी कि 7 ही पढ़ेंगे इसको, तो 7 में 4 का भाग पूरी बार नहीं जाता, तो ये संख्या 4 से विभाजित नहीं होती है। आगे समझ में, ठीक है। अब 6 का रूल क्या है। 6 का रूल यह है, यदि कोई संख्या 2 से भी विभाजित हो जाती है और 3 से भी विभाजित हो जाती है तो 6 से भी विभाजित हो जाएगी,
ठीक। तो हम पहले इसमें देखते हैं, इसमें 2 का भाग जाता है नहीं जाता है। तो 2 के लिए विभाजित का नियम क्या है कि यदि यूनिट बेस पे यानी इकाई पे अगर सम संख्या हो तो उसमें 2 का भाग जाएगा। तो इकाई पे 7 है और 7 है विषम संख्या, है ना। सम संख्या क्या होती है, अगर इकाई 0 2 4 6 8 अगर इकाई पे ये है तो वो सम संख्या होगी, ठीक है। और अगर इकाई पे 1 है 3 है 5 है या 7 है, ठीक है, या 9 है, तो ये जो है अगर किसी संख्या के इकाई के अंक पे अगर ये विषम नंबर्स हैं यानी विषम संख्याएं हैं तो वो पूरी संख्या में 2 का भाग नहीं जाता। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे जो है इकाई का अंक 7 है, 7 विषम संख्या है, तो ये पूरी जो संख्या में 2 का भाग नहीं जाएगा, ठीक है। तो 6 के लिए ये रूल है कि 2 और 3 दोनों का भाग जाना चाहिए, 2 का भाग भी जाना चाहिए 3 का भाग भी जाना चाहिए। जब 2 का भाग ही नहीं जा रहा है तो इसमें 6 का भाग नहीं जाएगा, तब 3 से चेक करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर ये 2 से विभाजित होती फिर 3 के लिए चेक करते, 3 से भी विभाजित होती तब 6 से विभाजित होती। तो 2 के ही लिए ही ये रूल फेल हो गया, तो ये इसमें 6 का भाग नहीं जाएगा, ठीक है। 7 का जो रूल है काफ़ी टिपिकल है, ठीक है। 7 का विभाजित का नियम, तो उसके लिए क्या है कि 7 का ऑरली अगर जांच कर लो आप, नहीं तो अदरवाइज रूल तो काफ़ी टफ है, क्योंकि हम इकाई के अंकों को डबल करते थे और शेष नंबर में से घटाते थे, फिर देखते थे कि वो 7 का गुणज है या नहीं, ठीक है। तो 7 के लिए हम मोटे तौर पर चेक कर लेते हैं, ठीक है, मौखिक भाग देते हैं। देखिए 7 से भाग देते हैं, 7 एकम 7, फिर 0 बार, फिर 38, 7 पंजे 35 3, फिर 32, 7 चौको 28 4 बचा, फिर 40, 7 पंजे 35, फिर 5 बचा 57 और 7 का भाग 57 में नहीं जाता है, तो ये संख्या 7 से भी विभाजित नहीं होगी, ठीक है। 9 के लिए चेक करते हैं। देखिए 9 का रूल 3 के जैसा है, 3 के जैसे मतलब कैसे कहा मैंने, क्यों कहा मैंने 3 के जैसा है। 3 के लिए चेक करने का बच्चों ये रूल है कि यदि कोई संख्या दी हुई है तो उसके अंकों को ऐड कर लेते हैं, सम ऑफ द डिजिट। इफ सम ऑफ द डिजिट इज डिविजिबल बाय 3 देन द होल नंबर विल बी डिविजिबल बाय 3। तो 3 के लिए चेक करने के लिए क्या था सॉरी, देखिए इनके अंकों को जोड़ देते हैं। 7 धन 0 7, 7 और 2 9, 9 और 8 17 और 3 20 और 7 27, तो 3 का भाग तो इसमें जा रहा है, ठीक है। तो 9 के लिए क्या रूल है कि इनके डिजिट को हम सम कर देते हैं, ठीक है। इनका सम आया 27, देखो 7 और 3 10 और 8 18, 2 20, 20 में 0 जोड़ा 20 और 20 और 7 27, और 27 में बच्चों 9 का भाग जाता है पूरी बार, 9 तिया 27, इसलिए 9 का भाग इस संख्या में पूरी बार चला जाएगा। आप चेक कर सकते हैं, देखिए 9 8 72, 1 शेष 18, 9 दूनी 18, 2 में नहीं जाता भाग उतारा 0, ठीक है। 20 को भी एक साथ लिया, 9 दूनी 18, 2 से 27, 9 तिया 27 चला गया, ठीक है। तो हमने विभाजिता के नियम से इसको किया है, ठीक है। 9 के लिए चेक मैंने बता दिया, है ना। इस इनके डिजिट का सम कर देते हैं, ठीक है। सम करने के बाद आया 27, 27 जो है 9 से डिवाइड है, ठीक है, इसलिए ये पूरा नंबर 9 से विभाजित हो जाएगा, तो हमारा उत्तर आएगा डी, ठीक है। अब देखते हैं कि इसमें जो है 9 है या नहीं। बिल्कुल है, ठीक है। तो ये पूछा भी गया था हमसे कि 4 से 6 से 7 से या 9 से जाएगा, तो हमने चेक कर लिया ये 9 से विभाजित है, ठीक है। तो विभाजित का नियम पे बच्चों मैं पुराने वीडियो देखना आप, ठीक है, उसमें सारा मैं डिटेल में बहुत बता चुका हूँ, ठीक है, इसलिए मैं ज़्यादा इसको जो है डिटेल में अब नहीं ले रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है सिंपल इंटरेस्ट का। सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है, ठीक है। तो देखते हैं, पहले सवाल को देखते हैं। रुपीज़, ये रुपीज़ का नया सिंबल है, रुपीज़ 550 यानी 550 रुपये का 2 सही 1/2 वर्ष, इसको 2.5 वर्ष भी बोलते हैं, है ना। 2.5 इंग्लिश में बोलते हैं, या 2 and 1/2 यानी 2 साल तो पूरे और आधा वर्ष और, यानी 2 साल 6 महीने भी आप कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम वर्ष में काउंट कर रहे हैं यहाँ पर। 4% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज होगा, ठीक है। तो ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि हमें जो है साधारण ब्याज निकालना है, ठीक है। तो बच्चों साधारण ब्याज के लिए हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है, ठीक है। तो बच्चों जब भी हम कोई पैसा बैंक में जमा करते हैं तो जितना पैसा जमा करते हैं वो मूलधन कहलाता है, यानी प्रिंसिपल वैल्यू कहलाती है।
जितने साल के लिए जमा करते हैं वो समय होता है। जैसे यहाँ पर 550 रुपये हम जमा कर रहे हैं, इसको ऐसे अपनी साधारण भाषा में समझ सकते हैं कि यदि हमने बैंक में 550 रुपये जमा किए कितने साल के लिए, ढाई, ठीक है, यानी कि 2 से ही 1/2 वर्ष के लिए। और बैंक ने हमें किस रेट से ब्याज दिया, क्योंकि बैंक जब हम पैसा जमा करते हैं तो बैंक हमें ब्याज देता है, तो बैंक ने जो है हमें ब्याज दिया 4% वार्षिक ब्याज की दर से। देखो 4% वार्षिक ब्याज की दर से है कि यदि हम 100 रुपये जमा करते हैं, क्योंकि प्रतिशत का जो बेस है वो 100 होता है, यदि हम 100 रुपये 1 साल के लिए जमा करते हैं तो बैंक हमें 4 रुपये ब्याज देगा। ध्यान से समझ मेरी बात को, 4% वार्षिक, एनुअल, ठीक है ना, इसको एनुअल बोलते हैं, पर एनम भी बोलते हैं शॉर्ट में। 4% वार्षिक ब्याज की दर है कि यदि हम 100 रुपये जमा करते हैं तो हमें 4 रुपये ब्याज मिलेगा 1 साल के लिए। लेकिन हम पैसा तो कितना जमा कर रहे हैं, 550 रुपये जमा कर रहे हैं, और कितने साल के लिए कर रहे हैं, 2 से ही 1/2 वर्ष के लिए, ठीक है। तो बैंक हमें कितना ब्याज देगा, साधारण ब्याज, ठीक है। एक ब्याज चक्रवृद्धि होता है, वो आप बड़ी क्लास में पढ़ेंगे, वो यहाँ हमारे सिलेबस में नहीं है। तो आप समझ गए होंगे मेरी बात को कि हमें मूलधन दिया हुआ है, ठीक है, समय दिया हुआ है, ये दर, रेट, इसको इंग्लिश में रेट कहते हैं, आर से रिप्रेजेंट करते हैं हम इसको, ठीक है। तो ये हमारा मूलधन हो गया, ये हमारा समय हो गया, ये हमारा दर हो गया, और हमें सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, SI निकालना है, ब्याज कितना देगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है अब हम सवाल को करते हैं कि कैसे इस सवाल को करना है। बहुत आसान सवाल है। सबसे पहले बच्चों जो हमें दिया हुआ है हम लिख देंगे, ठीक है, अपनी कॉपी में। तो हमें मूलधन दिया हुआ है 550 रुपये, यानी हमने 550 रुपये बैंक में जमा किए। समय कितने साल के लिए, 2 से ही 1/2 वर्ष। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है बच्चों, ये मिश्रित भिन्न में है ना, मिश्रित भिन्न भी मैं बता चुका हूँ। मिश्रित भिन्न यानी कि आपका जो ये तो पूरा है 2 साल, और ये आपका जो है भिन्न में है, तो इसको हम जो है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदल देंगे, ठीक है, अनुचित भिन्न में बदल देंगे, ठीक है। मिश्रित भिन्न हमेशा अनुचित भिन्न में बदली जाती है। तो कैसे बदलेंगे, 2 से 2 को गुणा किया, 2 दूनी 4 और 1 जोड़ दिया 5, 5/2। तो ये अनुचित भिन्न में हमारा बदल गया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज हो गया। ये बदलना है, जब ऐसा दिया होगा, तो नहीं दिया होगा तो वैसे लिख देना है। तो समय भी हमारा 5/2 वर्ष, ठीक है। 5/2 को हम ये लिख सकते हैं, इसको ये लिख सकते हैं, लेकिन हमें लिखना ऐसे है। अब हमें दर भी दी हुई है, दर को हम R से प्रदर्शित करते हैं। तो दर है 4% वार्षिक, यानी वर्ष में 100 पर 4 रुपये। साधारण ब्याज हमें निकालना है, इसके आगे हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया, ठीक। अब हमें साधारण ब्याज का फॉर्मूला डायरेक्ट पता है कि ये फॉर्मूला आपने याद रखना है, ठीक है। साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, यानी मूलधन को दर से गुणा करने, जितना है उसको समय से गुणा करना है, और 100 से भाग दे देना है। अब हमारे पास जो फॉर्मूला में हम वैल्यू रख देते हैं, ठीक है। मूलधन बच्चों हमारे पास है 550 रुपये, तो मूलधन की जगह हमने 550 लिख दिया। अभी यहाँ पर रुपये लिख दो, चाहे ना लिखो कोई बात नहीं, लेकिन लास्ट में लिख दो 550 रुपये। दर हमारे पास है 4, ठीक है, और समय है हमारे पास 5/2, तो 2 नीचे आ जाएगा हर में, ठीक है। अब बटे 100 ये भी आएगा, तो 100 के साथ गुणा में चला जाएगा। अब इसको कैलकुलेशन करनी है, यानी कि इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में बदलना है, यानी सरलतम रूप में बदलना है। तो देखो बताओ, बहुत इजी है। इसके लास्ट में 0 है, इसके लास्ट में 0 है, ये कैंसिल हो गया। इन 10 से कट गया, कैंसिल होने का मतलब 10 से ही कट गया, तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, ठीक। अच्छा, अब हम क्या कर रहे हैं कि 5 से 10 को काट देंगे, ठीक है, 5 दूनी 10, ठीक है। 2 से हम 4 को काटेंगे, 2 दूनी 4, और 2 से ये कट गया, ठीक है। सब कुछ कैंसिल होने के बाद हमारे पास आया 55 रुपये 55, ठीक है। तो आपको कैंसिल करना भी आना चाहिए, ठीक है। आप नाप भी करोगे तब प्रैक्टिस होगी, तभी कॉन्फिडेंस बनेगा। तो ये जो 55 है ये साधारण ब्याज है, ठीक है। यही हमारा उत्तर होना चाहिए, ठीक है। तो बच्चों देखते हैं कि हमारा जो आंसर है वो है कि नहीं, बिल्कुल है, ठीक है। इस बच्चे ने गलत किया हुआ है, तो ₹55 हमारा सिंपल इंटरेस्ट निकल के आ गया, ठीक है। एक अतिरिक्त जानकारी मैं आपको दे देता हूँ कि इस क्वेश्चन से ये मतलब निकला कि अगर हम बैंक में 550 रुपये जमा करते हैं 2 से ही 1/2 वर्ष के लिए, बैंक इस नियम से ब्याज देता है, तो हमें जो 550 पर एक्स्ट्रा मिला पैसा, उस एक्स्ट्रा को ही हम ब्याज कहते हैं, तो 55 रुपये हमें ब्याज मिलेगा,
ठीक। अब जब अगर 2.5 वर्ष बाद पैसे निकालने जाओगे तो बैंक कहेगा भाई अब आपके खाते में 550 रुपये प्लस 55 रुपये और है। तो बेटा जो अपना धन है और ब्याज है अगर हम उनको जोड़ दें तो एक नया धन निकल के आता है, उस धन को बोलते हैं मिश्र धन। तो मिश्र धन में क्या क्या चीज़ हो गई, हमारा मूलधन प्लस ब्याज। ठीक है, आगे इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है कि अगर मिश्र धन जिसको हम अमाउंट कहते हैं मिश्र धन, तो मिश्र धन क्या क्या होता है, मूलधन और प्लस ब्याज यानी साधारण ब्याज। ठीक है, यानी ए इज इक्वल टू प्रिंसिपल मूलधन प्लस सिंपल इंटरेस्ट। इस धन को मिला करके एक नया जो धन मिलेगा उसको मिश्र धन कहते हैं, अमाउंट कहते हैं। यानी हमारा पैसा प्लस ब्याज का पैसा मिला करके मिश्र धन कहलाता है। ठीक है, इस पे भी एक आगे क्वेश्चन बनेगा तो मैं आगे बताऊंगा आपको। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ठीक है, और मौखिक क्वेश्चन है बेटा, तो देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। एक वृत्त में त्रिज्याओं की संख्या होती है, यानी एक वृत्त में कितनी त्रिज्याएं होती हैं। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है, केवल 1, 2, 4, अनंत। तो कौन सा उत्तर सही होगा, तो आप देखते हैं कि ये हमारा हो गया। इस फिगर को, ये जो द्विविमीय आकृति है इसको बोलते हैं वृत्त। तो क्या बोलते हैं, वृत्त, और इंग्लिश में सर्कल। ठीक है, वृत्त का एक बीच का एक बिंदु होता है, ठीक है, उसको कहते हैं हम केंद्र। तो ये वृत्त का केंद्र हो गया, और ये जो पूरी बाउंड्री है इसको हम परिधि कहते हैं, सरकमफेरेंस यानी परिमाप। ठीक है, अगर इसको परिमाप पूछा जाए ये पूरी लेंथ है। अगर केंद्र से कोई लाइन हम ज्वाइन कर दें वृत्त पर, ठीक वृत्त पर टच कर रही हो, तो यहाँ से यहाँ तक की लाइन को कहते हैं त्रिज्या। ठीक है, माना ये ओ बिंदु है, ये ए बिंदु है, तो ये त्रिज्या हो गई। ठीक, अगर हम फिर एक लाइन और मिला दें, ठीक है, तो क्या हुआ, वृत्त के केंद्र से वृत्त पर जो खींची गई लाइन है वो भी त्रिज्या। ठीक है, अब बच्चों मुझे बताओ कि क्या ये और ये लाइन यानी ओ ए और ओ बी बराबर होगी, बिल्कुल होगी, यानी ये लाइन और ये लाइन बराबर होगी। अब ये वृत्त की त्रिज्या हो गई, ये भी त्रिज्या हो गई। ठीक है, ये भी बराबर इसके बराबर होगी, ये भी त्रिज्या हो गई, ये भी त्रिज्या हो गई, ये भी त्रिज्या हो गई। तो बच्चों मुझे बताओ कि हम कितनी त्रिज्याएं मैं ऐसे खींच सकता हूँ, बहुत सारी ना, बहुत सारी, जिसकी कोई गिनती नहीं है, और गणित में बोलते हैं उसको अनंत, इन्फिनिटी। ठीक है, तो हमारा क्या क्वेश्चन है, वृत्त में त्रिज्याओं की संख्या होगी, तो बच्चों हमारा उत्तर होगा अनंत, यानी जिसका कोई अंत ना हो, यानी इतनी सारी खींची जा सकती हैं जिसको हम गिनती नहीं कर सकते। ठीक है, तो समझ गए बच्चों, एक वृत्त में त्रिज्या कितनी होंगी, अनंत। बच्चों इसी पे एक सवाल और बन सकता है कि वृत्त का व्यास। अब देखिए बच्चों, वृत्त का व्यास, इस लाइन को मैं आगे बढ़ा दूं ऐसे, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ मतलब मैं इसको नाम दे दूं जेड। ठीक है, जेड से लेकर बी तक की लाइन, ये वाली जो दोनों, इसका एंड पॉइंट वृत्त पर है और इसका एंड पॉइंट मतलब अंतिम बिंदु यहाँ पर, ये वृत्त पर है, इसका अंतिम बिंदु वृत्त पर है, और कहाँ से होकर जा रही है, सेंटर से, केंद्र से। इस लाइन को बोलते हैं बच्चों व्यास, और ये त्रिज्या का डबल होता है, देखो उतना ही इधर है और उतना ही इधर है, तो इस लाइन को व्यास बोलते हैं। ठीक है, अब सवाल पूछा जा सकता है कि एक वृत्त में व्यास, कितने व्यास हो सकते हैं। तो बच्चों मैं यहाँ से यहाँ तक भी तो मिला सकता हूँ, ये भी तो व्यास हो गया। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक मिला दूँ, ये भी व्यास हो गया वृत्त का। ठीक है, तो ऐसे हम कितने व्यास ड्रॉ कर सकते हैं, कितने व्यास खींच सकते हैं वृत्त में, अनंत। ठीक है, तो यहाँ पर सवाल ये भी आ सकता है कि वृत्त में व्यासों की संख्या कितनी होगी, यानी एक वृत्त में कितने व्यास हो सकते हैं। तो व्यास जो है वो भी क्या हो सकते हैं, अनंत। ठीक है, आई बात समझ में। ठीक है, तो एक ऐसा क्वेश्चन बन सकता है, एक ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि त्रिज्या और व्यास में क्या संबंध है, त्रिज्या और व्यास में क्या संबंध है। देखो आप चित्र से लग रहा होगा, ठीक है, कि माना जो है यहाँ से ओ से लेकर यहाँ तक 5 है। ठीक है, अब मैं उतना ही आगे बढ़ा दिया क्योंकि यहाँ से यहाँ तक भी त्रिज्या है, 5 ये हो गई, तो 5 अपन 10, तो व्यास कितना हो गया, 10 सेंटीमीटर। कब, जब त्रिज्या 5 थी। ठीक है, जब त्रिज्या 5 थी तो व्यास 10 हो गया। ठीक, अब जैसे माना अगर ये जो है थोड़ा और बड़ा वृत्त बना लेता मैं, ठीक है, और इसको मैं 6 सेंटीमीटर और आगे खींच लेता, यानी ये वाला सर्कल बन जाता, तो त्रिज्या जब 6 होगी तो व्यास होगा 12। इसका मतलब क्या हो रहा है, त्रिज्या और का डबल हो रहा है व्यास। तो इसका मतलब है त्रिज्या और व्यास में क्या संबंध है, जो व्यास होता है
वो त्रिज्या का दोगुना होता है, ठीक है, डबल होता है, ठीक है। या कहूँ कि त्रिज्या बराबर व्यास का आधा, अगर जो है त्रिज्या व्यास अगर 10 है तो त्रिज्या 5 होगी, व्यास अगर 12 है तो त्रिज्या 6 होगी, यानी कि त्रिज्या व्यास का आधे होती है, ठीक है। या हम ये भी कह सकते हैं कि व्यास त्रिज्या का दोगुना होता है। तो 3 प्रकार के सवाल बच्चों इसमें बन सकते हैं कि वृत्त के त्रिज्या व्यास में क्या संबंध होता है। तो आपने याद रखना है व्यास बराबर 2 गुणा गया त्रिज्या, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। तो इसका आंसर हमारा हो गया अनंत। डी पे आप टिक करेंगे कि एक वृत्त में त्रिज्याओं की संख्या अनंत, अगर व्यास लिखा है तो एक वृत्त में व्यास की संख्या भी अनंत होगी। आगे देखिए बच्चों 35वां क्वेश्चन, ठीक है, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक। अब आप देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 46,890, ऐसे तो पढ़ेंगे 46,890, ठीक है। तो 46,890 में 4 के स्थानीय मान और अंकित मान में अंतर होगा। 4 उत्तर हैं, ठीक है। तो बच्चों पहले आपको ये पता होना चाहिए स्थानीय मान यानी प्लेस वैल्यू और अंकित मान। तो अंकित मान के 2 नाम और हैं बेटा, एक अंकित जो मान है उसको हम फेस वैल्यू भी कहते हैं और जातीय मान भी कहते हैं, ठीक है। अंकित मान के 3 मैंने नाम बता दिए, अंकित मान, जातीय मान और फेस वैल्यू, फेस FAC। और स्थानीय मान को हम अंग्रेजी में प्लेस वैल्यू कहते हैं। तो स्थानीय मान और अंकित मान का आपको जब तक पता नहीं होगा आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो देखते हैं पहले कि हमें 46,890 में पहले मैं स्थानीय मान के बारे में बता भी चुका हूँ, फिर एक बार और देखिए। स्थानीय मान यानी जो अंक जिस स्थान पर है उसकी वैल्यू कितनी है। देखो बच्चों जैसे मैंने 25 लिखा, ठीक है, तो 25 में जो है हमारा इकाई का अंक 5 है, तो ये इसका जो मान होगा, ठीक है, ये 5 ही रखेगा, यानी इकाई 5 इकाई पर है तो इकाई से गुणा, 1 से गुणा, 5 एकम 5। लेकिन दहाई पर इसको पढ़ेंगे 2 दहाई, तो एक दहाई में 10 होते हैं तो 2 दहाई में 20, तो 2 का स्थानीय मान होगा 20, ठीक है। यानी इसको जब दहाई पर है तो दहाई से गुणा करते हैं, दहाई का मतलब 10, 2 दशंकी 20, ठीक है। इसी प्रकार हम सारे अंकों का अगर स्थानीय मान निकालें तो 0 इकाई यानी कि 0 गुण गया 1, 0 को 1 से गुणा करेंगे तो 0 हो जाता है ना। जब किसी भी संख्या की 0 से गुणा करते हैं तो 0 हो जाता है, तो 0 का स्थानीय मान 0 हुआ। 9 दहाई पर है, यहाँ पर इकाई लिख दूँ, यहाँ पर दहाई लिख दूँ, यहाँ पर सैकड़ा, यहाँ पर हज़ार, यहाँ पर 10,000, ठीक है। अब 9 दहाई, 9 दहाई का मतलब है एक दहाई में 10, 9 दहाई में 90। तो कैसे 9 का स्थानीय मान निकालते हैं, 9 को 10 से गुणा कर देते हैं। 10 से क्यों गुणा किया, क्योंकि ये दहाई पर है, तो 9 दशंकी 90, तो 9 का स्थानीय मान हुआ यहाँ पर 90। अब आ जाइए 8, 8 सैकड़े पे, एक सैकड़ा मतलब 100, सैकड़ा 100 को बोलते हैं, तो 8 सैकड़ा 100, ठीक है, यानी 800, ठीक है। तो 8 को 100 से गुणा इसलिए करते हैं क्योंकि सैकड़े पे है, तो 8 की गुणा 100 से करेंगे, 100 8 800, तो 8 का स्थानीय जो स्थानीय मान है यानी प्लेस वैल्यू है वो 800 होगी। अब आ जाइए 6 का नंबर, 6,000वें स्थान पे है तो 6,000, ठीक है, 6,000वें तो 6,000 यानी 6 को 1000 से गुणा करते हैं, इसीलिए 1000 से गुणा करते हैं क्योंकि 1000वें स्थान पे, तो 6 की गुणा 1000 से की 6,000। तो बच्चों 6 का जो स्थानीय मान होगा वो 6,000 होगा, ठीक है, जिस स्थान पे है वो, ठीक है। 4 10,000 के स्थान पे है, ठीक है, तो यहाँ पे अगर 3 होता तो 3 को 10,000 से गुणा करते हैं, 5 होता तो 5 को 10,000 से गुणा करते हैं, क्योंकि 4 10,000वें स्थान पे तो 4 को 10,000 से गुणा किया, ठीक है। तो 4 10 की 40, 40,000, ठीक। अब अंकित मान बच्चों, अब आपको स्थानीय मान समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब अंकित मान, अंकित मान वही होता है जिस अंक, जैसे माना 0 का अंकित मान 0 होगा, 9 का अंकित मान 9 ही होगा, ठीक है, इसमें गुणा नहीं करते। 8 का अंकित मान 8 ही होगा, 6 का अंकित मान 6 ही होगा, 4 का अंकित मान 4 ही होगा, ठीक है, जिसको हम जातीय मान भी कहते हैं। अब सवाल पे आ जाइए। सवाल ये है कि जो ये संख्या है 46,890 में 4 के स्थानीय मान और अंकित मान में अंतर बताना, अंतर का मतलब घटाना। तो पहले सिर्फ हमें 4 का निकालना है, तो 4 का हम निकाल चुके हैं बच्चों, 4 यहाँ पर है, ठीक है। 4 का जो स्थानीय मान है 40,000 है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 4 का स्थानीय मान 40,000, ठीक है। अब अंकित मान वही रहता है क्योंकि 4 का ही निकालना है, 4 का स्थानीय मान और 4 का ही अंकित मान, तो 4 का अंकित मान 4 ही रहेगा, हमने 4 लिख
दिया। ठीक है, अब हमसे पूछा इनका अंतर, तो अंतर बच्चों, अंतर का मतलब होता है डिफरेंस यानी घटाना, तो हमने घटाना है। और आप जानते हैं बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाई जाती है, तो बड़ी संख्या जो है 40,000 है, इसको हमने ऊपर लिख दिया, और अंकित मान 4 है, इसको हमने लिख लिया नीचे। यहाँ पे इसके नीचे क्यों लिखा, क्योंकि जब हम घटाते हैं तो इकाई में से इकाई घटाते हैं, दहाई में से दहाई, सैकड़े में से सैकड़े, हज़ार में से हज़ार, और 10,000 में से 10,000। अब चूंकि 4 में सिर्फ इकाई का अंक है, तो जो 40,000 का इकाई का अंक 0, और 4 इकाई में तो इकाई के नीचे इकाई। अब हम घटाने की प्रक्रिया को शुरू करते हैं। देखिए 0 में से 4 नहीं घटता, तो ये इससे एक उधार मांगा, इसके पास भी नहीं है, ये इसके पास जाएगा। ठीक है, इसके पास भी नहीं है, 0 है इसके पास भी, ये इसके पास जाएगा, इसके पास भी 0 है, ये इसके पास जाएगा, ये वाला। ठीक है, ये इससे एक दहाई लेगा, एक दहाई का मतलब 10 लेगा। तो जब ये इससे एक दहाई लेगा तो इसके पास हो गए 10। अब ये इसको दे सकता है, इसको डायरेक्ट नहीं देगा ये, तो ये इसको देगा तो इसके पास एक दहाई देगा, तो इसके पास 10 हो गया, इसके पास 9 रह गया, और इसके पास 3 रह गए। ठीक, अब ये इसको दे सकता है, तो इसने एक दहाई इसको ली, इसके पास हो गए 10 और इसके पास रह गए 9। अब ये इसको एक दहाई दे सकता है, जब इसको एक दहाई देगा तो एक दहाई का मतलब 10, 10 देगा तो इसके पास रह गए 9। अब हम इजली घटा सकते हैं, 10 में से 4 घटाए 6, यहाँ 9 बचे, 9 को 9 उतारा, यहाँ से 9 बचे, 9 को 9 लिखा, यहाँ 9 बचे, 9 को 9 लिखा, और 3 को 3 लिख दिया। तो हमारा उत्तर क्या हो गया, हमसे पूछा गया था 46,890 में 4 के स्थानीय मान और अंकित मान में अंतर। 4 का स्थानीय मान हम ये निकाला, अंकित मान ये निकाला, अंतर भी कर दिया क्योंकि अंतर पूछा था, अंतर करके हमें ये आया। तो बच्चों ये हमारा उत्तर होगा 39,996। अब हम देखते हैं कि हमारा ये उत्तर आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, देखिए ये 39,996। ठीक है, देखो ये देखो बहुत ही उसमें लिखा हुआ है कि ताकि बच्चे गलती करें, तो आपको गलती नहीं करना है। ठीक है, भ्रम में ऐसे अंकों को तो ध्यान से पढ़ना। 39,996, तो हमारा सी करेक्ट होगा। ठीक है, तो बच्चों ये 5 क्वेश्चन थे जो पिछले सालों पूछे गए थे, और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, ठीक है, इस पर एक और आ सकता है, मैं बाद में बताऊंगा। इसी टाइप पर जो है जितने भी क्वेश्चन आएंगे, जितने भी टाइप्स आएंगे, मैं आपको बताता रहूँगा। आपने सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, समझना है, वीडियो को बार बार देखना है। ठीक है, और इन ऐसे क्वेश्चनों की बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है। आप अपना आप भी सवाल बना सकते हैं। देखिए इसमें संख्या बदल दो, इसमें कुछ भी लिख दो। ठीक है, और उसमें जो है यहाँ भी बदल दो, और उसका अपना निकाल लो क्वेश्चन। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों ये जो 5 क्वेश्चन थे ये आज हमने किए। मुझे उम्मीद है कि आपकी समझ में आ गए होंगे। ठीक है, और वीडियो को पॉज करके बार बार समझिए, देखिए। ठीक है, और क्वेश्चन को करने की प्रैक्टिस कीजिए। तो मिलते हैं, इसके आगे के क्वेश्चंस हम कराएंगे, किस प्रकार के और क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो खूब मेहनत कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, टिल देन बाय बाय।